हेलो। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो कॉलोनियल ईरा इन इंडिया पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे इंग्लिश यानी ब्रिटिश एंटर करके इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस होने लगे। उन्होंने कैसे वो एक ट्रेडर से पॉलिटिकल पार्टी बन गए। अब वो पढ़ते हैं कि ये जो लैंडस्केप था ये कैसे चेंज हुआ, मतलब वो ट्रेडर से पॉलिटिकल पार्टी कैसे बन गए। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं चेंजिंग लैंडस्केप। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई और यहाँ आके उसने अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया। बट वो अभी ट्रेड की आड़ में ना वहाँ पे उसने एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये लैंडस्केप कैसे चेंज हुआ ये पढ़ते हैं। देखो हमें पता है कि भारत में जो औपनिवेशिक युग चल रहा था उसमें कंपनी पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरने लगी और इंडिया अभी जस्ट रॉ मटेरियल का उत्खनन का केंद्र बन गया। बेसिकली रॉ मटेरियल आपूर्तिकर्ता बन गया, सप्लायर बन गया। अभी इंडिया से केवल रॉ मटेरियल ले जाया जाता था, इंग्लैंड में डाला जाता था, वहां से फर्निश्ड माल फैक्ट्रियों में तैयार बना के, जैसे कॉटन यहाँ से लिया वहां से कपड़ा तैयार करके इंडिया में या अदर कंट्रीज में भेज दिया जाता था। तो इस प्रकार जो इंडिया जो है वो एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया था और ब्रिटिश के लिए एक मार्केट बन गया था, क्योंकि वहां से सामान जो हमारा सामान तैयार होगा वो सामान यहाँ पे आके ये लोग बेचेंगे हमारे यहाँ पे आके। ठीक है, एक प्रकार का ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर गुड का मार्केट बन गया था। और जो गवर्नमेंट थी उसने पॉलिसीज बनानी स्टार्ट कर दी थी। पॉलिसीज, अब देखो पॉलिटिकल पहले तो ट्रेड करती थी ओनली, अभी पॉलिटिकल अगर पावर बन गई तो ये अपना माल को बेचेंगी, यहाँ पे बेचेंगी तो कुछ न कुछ पॉलिसीज बनाएंगी। तो इन्होंने ना केवल अपने हितों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने यहाँ नीतियां बनाना स्टार्ट कर दिया था, पॉलिसीज बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ये पॉलिसीज बनाते थे सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपनी आपूर्ति के लिए। भाई इनको क्या क्या चाहिए था, इनको रॉ मटेरियल चाहिए था और अपना सेना के लिए खर्चा कैसे न कैसे पूरा करना था, टैक्स लगाना था, रेवेन्यू लगाना था। ये सब करते हुए इन्होंने सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए शासन करना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने इस प्रकार कंट्रोल कर दिया कि अपनी इंडस्ट्रीज को तो मजबूत किया और ऐसा दिखाया कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, इंडियंस के लिए काम कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी लोकल्स इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। लोकल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। कैसे? क्योंकि इन्होंने पॉलिसी ऐसी ऐसी बना दी कि भाई आप लोकल लोकल से सामान नहीं खरीदोगे, और खरीदोगे तो लोकल्स का सामान महंगा बिकेगा, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए इन्होंने। और ये टैक्स इतने हाई थे कि लोकल इंडस्ट्रीज जो थी वो बंद करनी पड़ेगी। आखिर में लोकल इंडस्ट्रीज को इन्होंने बंद करना पड़ा। अभी लोकल इंडस्ट्रीज इस हद में नहीं थी कि वो आगे काम कर सकें, आगे उनका सिस्टम चल सके। ये मेन कारण थे इनके, जो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन के मेन कारण ये थे। अभी चाहे इंडस्ट्री
ढाका के अंदर जो मसलिन इंडस्ट्री थी, मसलिन मतलब आपकी जो मलमल की इंडस्ट्री थी वो, या फिर आपकी जो प्रिंटेड कैलिको या चिंट्स फ्रॉम कैलिकट, या लग्जरी सिल्क, या फिर बंगाल या जो अपनी बनारसी साड़ी, या सॉफ्ट कश्मीरी शॉल, ये सारी की सारी अभी जो हमारे यहाँ पैदा होती थी और एक हाई क्वालिटी की पैदा होती थी, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके डिक्लाइन होती गई, ये फैक्ट्रीज धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई। ये फैक्ट्रीज लगभग जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर हाई टैक्सेस, ठीक है, उनके ऊपर पॉलिसी जैसी लगा दी, भाई आप ये चीज नहीं बेचोगे। कारण क्या था? कारण ये था, वहां का फर्निश वो चाहते, ब्रिटिश चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वहां से, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएं और वहां से फर्निश माल आए, और फर्निश्ड जो आइटम्स है वो हम इंडिया के अंदर बेचें, क्योंकि मार्केट, वो तो मार्केट के तौर पे देखती थी। अभी एक ऐसा ही है कि जो कैलिको नाम का, बेसिकली कैलिको एक्ट करके डाला इन्होंने। कैलिको एक्ट क्या था? अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैलिको एक्ट क्या था। कैलिको ट्राइब्स इट्स नेम फ्रॉम कैलिकट। कालीकट एक जगह है जो पुर्तगीज जहाँ पे फर्स्ट कालीकट में आए थे, ये कालीकट नाम की जगह है, उसी के नाम पे कैलिको पड़ा था। वहां पे क्या थी? वहां पे कॉटन टेक्सटाइल थी। ओके, therefore the cotton textile they took back to the Europe, come to be known as calico। इसी टेक्सटाइल कंपनी को ये यूरोप लेके चले गए और उसी का नाम कैलिको था। अब इन्होंने एक सीरीज, एक लार्ज की सीरीज पास की, 1700, 1720, 1721, लगभग इन सालों में इन्होंने एक सीरीज पास की, जिसमें इन्होंने जो ब्रिटिश वूल था उसको, ब्रिटिश वूल और सिल्क इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर दिया, कंपटीशन से बाहर कर दिया, इंडियन इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल थी उनसे बाहर कर दिया। कारण मैंने आपको वही बता के क्यों कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया में कोई सामान ना बने, सारा सामान यूरोप में बने। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ये थोड़ा सा साफ। तो जो लोकल सिस्टम था वो लगभग लगभग इन्होंने खत्म कर दिया, और अब धीरे धीरे करके इन्होंने इंडिया के ऊपर अपना अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। सारी चीजों में, जैसे अभी लोकल इंडस्ट्रीज खत्म की, उसके बाद में एजुकेशन के ऊपर आ गए। अभी वहां भी दो विचार थे। एक तो मैकाले के विचार थे। मैकाले क्या चाहते थे? वो मैकाले थे एंग्लिस्ट, और एक थे ओरिएंटलिस्ट। इन दोनों के बीच में डिबेट थी। दोनों के बीच में क्या डिबेट थी? दोनों क्या क्या चाहते थे? भाई दोनों चाहते थे कि लॉर्ड मैकाले बोले कि भाई इनको, मतलब ये तो सभ्य लोग नहीं है, ये तो मतलब इनको सभ्य बनाना पड़ेगा, इनको इंग्लिश सिखाओ। एक्चुअली ये इंग्लिश इसलिए सिखाना चाहते थे क्योंकि इनका सारा, एक तो जो सामान है वो बिके, मतलब क्योंकि इंडिया को ही मार्केट समझते थे। ठीक है। दूसरा, अगर ये लोग इंग्लिश नहीं सीखेंगे, मतलब ये रूप से रंग से सब चीजों से, अगर रूप रंग से इंडियन रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनके ये भाव से इंग्लैंड इंग्लैंड के हो जाए, यानी इंग्लिश हो जाए, इंग्लिश समझते हो ना, अंग्रेज हो जाए भाव से, भाई इनका पहनना, रहन सहन सब इंग्लिश हो जाए, तो जो इंग्लैंड से जो मार्केट से सामान आ रहा है वो सब बिकेगा, इनके लिए तो बड़ी मार्केट हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे क्या था, हम देसी चीजें पहनते थे, भाई देसी जो साड़ी है, हमारे पास देसी था ना, सब कुछ कॉटन्स की पहनते थे हम लोग, कॉटन जो सूती वस्त्र पहनते थे। ठीक है। अभी वो सूती वस्त्र हमारा बहुत लंबा चलता था और हमारे घर में ही बन जाता था, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, सारा सामान हमारा बिके। इसलिए लॉर्ड मैकाले ने प्लान बनाया कि भाई इनको तो इंग्लिश सिखाओ। ओरिएंटलिस्ट ऐसे थे, ओरिएंटलिस्ट का कहना था कि भाई, ओरिएंटलिस्ट का कहना था कि भाई आप, ठीक है, ईस्टर्न लैंग्वेज सिखाओ, बट उसके साथ साथ ना जो इनकी लोकल लैंग्वेज है उनको भी रखो। आप सबसे पहले इनको, अब इनकी लोकल, जैसे बंगाल की बात करते हैं, बंगाली ग्रामर को कंप्लीट करो, या फिर आप जैसे
नॉन संस्कृत जो या पर्शियन है उसको कंटिन्यू करो, या संस्कृत को कंटिन्यू करो। भाई सारी चीज ऐसा ना हो कि भाई आप केवल इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाते रहो। ये बोलते थे कि आप उनको संस्कृत और एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट भी पढ़ाओ, जो हमारे पुराण्स हैं या फिर गुरुवाणीज हैं, वो सब पढ़ाओ इनको। ऐसा ना हो कि केवल इंग्लिश इंग्लिश। और ये मैकाले साहब क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि केवल आप जो यूरोपियन लाइब्रेरी है उससे सारे नेटिव लिटरेचर इनको पढ़ाओ, यूरोपियन लाइब्रेरी के अंदर इनको घुसाओ। अब ये यूरोपियन सीखेंगे तो सब रंग ढाल चाल चलन सब इनका यूरोपियंस हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो ये दो दो विचार थे। एक था आपका एंग्लिसिस्ट, और एक था ओरिएंटलिस्ट। ये दो विचार थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी ब्रिटिश ने ना बहुत सारे रिफॉर्म किए। कारण क्या थे? इंग्लिश इंग्लिश सिखाना था। वो रिफॉर्म क्या क्या किए? वो रिफॉर्म किए इन्होंने, बहुत सारे प्री ब्रिटिश स्कूल, जैसे एक्चुअल क्या था ना, पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश के आने से पहले तो लोकल क्लासेज होती थी, पर्शियन स्कूल्स होते थे। वो हिंदू और मुस्लिम के लिए इकट्ठे होते थे, जिनको क्या बोलते थे अपना, पाठशाला, जिनको पाठशाला बोलते थे, ठीक है। तो ऐसी पाठशालाएं होती थी हमारे यहाँ पे पहले, और उन पाठशालाओं में शिक्षा होती थी। ओपनली हमारी ये पाठशालाएं ना वर्बली क्लासेस होती थी, गुरुओं के द्वारा कोई कोई समुदाय है उसकी पाठशाला, या कोई मर्चेंट है उसकी पाठशाला होती थी। वहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, किसी घर में या कोई ऐसी जगह पे हमारे यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, एक ट्री के नीचे या एक टेम्पल में या किसी टीचर के होम में, ठीक है। ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी, ठीक है। ये शिक्षाएं दी जाती थी, और ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था, और फी भी कोई डिपेंड नहीं करती थी, वो फैमिली की इनकम के ऊपर डिपेंड, जो गरीब है परिवार वो कुछ, और यहाँ पे वो कुछ गेहूं दे दिया, या फिर कुछ और अनाज दे दिया, या फिर कुछ और जो सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जुलाहा है, या फिर अपना कोई बार्बर है, या फिर कोई जैसे बर्तन बनाने वाला है वो बर्तन दे देगा। ये मतलब वो जैसे जैसे चाहे वैसा कुछ चीजें हो जाती थी वहां पे, कोई एक मतलब फिक्स इनकम भी नहीं थी, फिक्स फीस भी नहीं थी कि भाई इतनी इतनी ऐसे ऐसे फीस होगी करके। ओके, ये मैंने आपको बताया इंग्लिश को सपोर्ट करने वाले ये बेसिकली, और कुछ ऐसे थे जो संस्कृत को भी सपोर्ट करते थे, संस्कृत भी अच्छी लैंग्वेज है उसको पढ़ाओ करके, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए। अब वो रिफॉर्म क्या क्या हुए, वो रिफॉर्म क्या क्या हुए, उन्होंने एक 19 सेंचुरी के अंदर एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया, भाई इसी समय क्लासेज होंगी, ठीक है। और टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस कर दी, रेगुलर फी बना दी, रेगुलर क्लासेज होंगी, एग्जाम होगा, डिसिप्लिन होगा, ये सब चीजें इन्होंने स्टार्ट कर दी। ये जो मैकाले था उसकी अध्यक्षता, मैकाले एक लॉ कमीशन का अध्यक्ष था, उसकी अध्यक्षता में ये चीजें करी गई थी। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना, बुक के अंदर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। उसके बाद है डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। भाई जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था वो कैसे डिसमेंटल कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पे पहले पंचायत सिस्टम था, आज भी है पंचायत सिस्टम, जो बाद में लागू हो गया था। और जमींदारी प्रथा थी, पंचायत होती थी, पंचायत में हेड होता था, मुखिया होता था, नॉर्मल पाठशालाएं होती थी, ठीक है। और जो पंचायत थी, पंचायत समिति थी, वो उस जो जितने भी वहाँ पे रोड स्कूल्स यानी जो पाठशालाएं थे उनके सिस्टम को मेंटेन करते थे। स्लोली स्लोली इन्होंने इनको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। और ये सारी चीजें हैंडल होने लगी। अब जो गवर्नर जनरल, जो वायसराय, जो ऊपर टॉप पोस्ट थी, जो अंग्रेज जहां बैठते थे जिस पोस्ट पे, हाईएस्ट पोजीशन पे, वहां से इनको सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज करने का मतलब है, जैसे कोई आदमी यहाँ, जैसे अभी मैंने बताया कि पीएम
है यहाँ पे, ठीक है। उस समय यहाँ पे गवर्नर जनरल होते थे, जी जी, गवर्नर जनरल। ये पीएम के नीचे मान लिया बहुत सारे मंत्रीज होते हैं, ऐसे एक मंत्री, दो मंत्री, तीन मंत्री, चार मंत्री, ऐसे उसके नीचे फिर स्टेट्स हैं, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, और चीफ मिनिस्टर में गांव, विलेज, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर विलेजेस हैं, और ये इन विलेजेस में फिर यहाँ पे अपना पंचायत यानी सरपंच हैं, ठीक है। आज के टाइम पे तो ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर जो ऊपर से नीचे जा रही है। इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पावर रखी ही नहीं, इन्होंने क्या भाई डायरेक्ट यहाँ पे पावर आएगी। मतलब जो भी नीचे का फैसला लेना होगा, यहाँ का सरपंच का जो फैसला लेना होगा, यानी विलेज का जो फैसला लेना होगा, वो कौन लेगा, वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल काउंसिल लेगी, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उसके साथ साथ बहुत सारी पॉलिसी, जैसे सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ये जैसे हमने पढ़ी है पहले, किसी टेरिटरी को ऐसे जानबूझ के मिलाना, किसी को फोर्सफुली, किसी को ये जो डॉक्ट्रिन मैंने बताई आपको इसके थ्रू मिलाना, किसी को टैक्स के बोझ से उसको अपने पास मिला लेना, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी जो डॉक्ट्रिन्स थी वो स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे करते करते इन्होंने लगभग पूरे इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और उसका नाम दिया इन्होंने मॉडर्नाइजेशन। दे वुड क्लेम दैट आज हमने इसको मॉडर्न बना दिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, इसको बोला इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन। भाई इंडियन एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मिंग कैसे किया इन्होंने, मैंने बताया कि मैकाले की अध्यक्षता में एक लॉ कमीशन था, इसने बोला कि भाई हम तो इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये तो लोग ब्रूटल्स हैं, ये तो लोग बारबेरिक हैं, इनको एक अच्छा आदमी बनाएंगे। इनका मकसद वो नहीं था, इनका मकसद मैंने बताया आपको, इनको आदमी वही है, आदमी हमारा वही है, बट इसको इनको बनाना था, इसको अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज बनाना था। और इसके लिए इनको बनाना था कि भाई इनको जो भी सामान है सामान बेचो, और ये शकल सूरत से, फेस से तो रहे इंडियन, फेस से इंडियन, और इनको कपड़े पहनाओ इंग्लिश, ताकि हमारा सामान बिकता रहे। तो उसके लिए इन्होंने रिफॉर्म्स किए, उसका नाम रिफॉर्म्स बोलते हैं ये, बट आपको क्वेश्चन में रिफॉर्म ही बोलना पड़ेगा, रिफॉर्म ही लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, जो विलियम एडम थे, जो मैकाले थे, एक स्कॉटिश मिशनरी थे विलियम एडम, उन्होंने नेटिव स्कूल्स ऑफ बंगाल और बिहार एंड बाय विलियम आर्नोल्ड, ए ब्रिटिश ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ पंजाब, गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन सिस्टम टू प्री ब्रिटिश इंडिया। जो पाठशाला सिस्टम था, वो बोले या तो पाठशाला सिस्टम है, इसको तो अच्छे से रेगुलराइज करना पड़ेगा। तो उस रेगुलराइजेशन के लिए इन्होंने वो पाठशाला सिस्टम को बंद करके एक अपना फ्लेक्सिबल सिस्टम था जो, उसको बंद करके एक नया सिस्टम लागू करने का प्लान बनाया, उसी को बोलते हैं आपका दैट ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। पहले मैंने बताया था कि भाई टीचिंग ओरली होती थी, ठीक है, कोई फॉर्मल स्कूल नहीं थे, चिल्ड्रन की कोई अपना कोई टाइम टेबल नहीं था, और कोई ड्रेस सिस्टम नहीं था, कोई डिसिप्लिन, बेसिकली ऐसा कोई लर्निंग का कोई ऐसा डिसिप्लिन सिस्टम नहीं था, कोई बोर्ड क्लासेस नहीं थी, वर्बली सब चीज प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा, कल्चरल वैल्यू ट्रेडिशंस के द्वारा सिखाया जाता। हालांकि अच्छी चीजें भी थी, बुक्स का बर्डन नहीं था, उनको प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जाती थी। और ये चीजें मतलब पर्शियन स्कूल्स थे या फिर मकताब्स थे, उनमें भी जैसे पर्शियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, दोनों को बोथ अटेंड करते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों अटेंड करते थे, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू हिंदू या मुस्लिम मुस्लिम अटेंड करते थे। वहां पे उनको ग्रामर, पोइट्री, लॉजिक, फिलोसफी, लॉ, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। संस्कृत के स्कूल थे, ब्राह्मण के जो लड़के हिंदू रिलीजन्स
या फिलोसफी, लिटरेचर या पाणिनि की जो ग्रामर है, सारी चीजें हमारे इंडिया में अच्छे से सिखाई जाती। बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। बट ब्रिटिश ने क्या किया, बोला हम तो इसको रिफॉर्म करेंगे, पाठशाला को खत्म करो। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक लगाओ, पाठशाला को खत्म करो। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि भाई आप जो पुअर पीपल हैं या पुअर जो पुअरेस्ट जो सेक्शन है, इसको ऊपर से नीचे तक सिखाओ। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोगों को सिखा दो। इन्होंने क्या किया कि कुछ कुछ लोगों को पढ़ा लिखा दो, और ये कुछ लोग जो हैं ये बाद में बाकी लोगों को सिखाएंगे। ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए इन्होंने। ठीक है। और ये दो प्रकार के वो थे, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट। मैंने ये आपको पढ़ा दिया। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे भाई संस्कृत भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी पढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंग्लिसिस्ट बोलते थे कि भाई नहीं, वो केवल इंग्लिश मीडियम ही चाहते थे। एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आए, ओरिएंटलिस्ट कौन थे? ओरिएंटलिस्ट वो थे जो हु हैड द साउंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, फेवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत। वो संस्कृत को डेवलप करने के लिए के फेवर में थे, वो चाहते थे संस्कृत में वो चीजें। एंड पर्शियन, और पर्शियन, क्योंकि हमारे यहाँ पर्शियन लैंग्वेज पर्शियन में सिखाई जाती थी। बट एंग्लिसिस्ट बोलते थे कि भाई इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब केवल इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, संस्कृत मीडियम नहीं होना चाहिए। और ऐसा मैकाले ने बोला, मैकाले ने कहा काउंसिल जनरल, गवर्नर जनरल की काउंसिल में बोला कि जो ओरिएंटल लर्निंग है वो कंप्लीटली इंफीरियर है टू द यूरोपियन लर्निंग से, मतलब बहुत पिछड़ी हुई है। इंफीरियर मतलब पिछड़ी हुई है, बहुत ही पिछड़ी हुई है, बहुत खराब हालत में है। हमारी जो यूरोपियन लैंग्वेज है वो अच्छी है, इसने मैकाले ने नहीं बोला। और मैकाले ने, अभी ये क्वेश्चन यहाँ उठता है कि मैकालेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन क्या था? 2 फरवरी 1835 को मिनट, मिनट मतलब यहाँ पे नोटिंग है, एक प्रकार का नोट्स बनाए इसने, नोटिंग बनाई। और नोटिंग किसको पुट कर दी? नोटिंग होता है जैसे कुछ लिख के कुछ नोट्स बना के डाला, भाई ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये रिफॉर्म होनी चाहिए, इससे हमारे जो पुरानी लैंग्वेज सिस्टम है या संस्कृत जो है ऐसे खराब है, ये तो अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है। बेसिकली ये चीज मिनट टू मिनट बना के, नोट्स बना के इसने पुटअप करी। और इसका मेन एम था कि ब्रिटिश जो सिस्टम है, यानी जो अपनी लैंग्वेज है उसको फोर्टिफाई करना, उसको लागू करना यहाँ पे, जो इंडियन कल्चर था उसको खत्म करना, बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लागू करना, इसका मेन मकसद यही था। उसने बोला भी था, ये देखो, इंडियंस इन ब्लड एंड कलर्स, ये बोल रहा था कि thus द कंपनी वुड गेट ऑफिसर्स, कंपनी वुड गेट ऑफिसर्स, कि उनको वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ाओ जिससे कंपनी ऑफिसर्स मिलेंगे कंपनी को। कैसे? इंडियन इन बर्ड्स कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड इन मोरल एंड इन द इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब इंटेलिजेंट बनेंगे भाई, हमारे जैसे इंटेलिजेंट बनेंगे। बट क्या हमारे जो लोकल्स थे या जो पहले इंग्लिश इंग्लैंड के आने से पहले, क्या हम बिल्कुल बारबरिक थे? नहीं, हम नहीं, जीरो का। हमारे यहाँ शास्त्र लिखे थे, और वो भी मौखिक। ओके। तो एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाया गया, इसके उस पे एक्सेप्ट कर लिया भाई, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम 1835 इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या कहा गया भाई, इंग्लिश को हायर एजुकेशन का मीडियम अब इंग्लिश होगा, अब सब जगह इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। और जो ओरिएंटल लर्निंग है, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बनारस संस्कृत कॉलेज, यहाँ पे भी जो इंस्टीट्यूशन है, उन उन उनके अंदर भी इंग्लिश के अंदर इंग्लिश सिस्टम लागू किया जाएगा। जिससे क्या क्या हुआ, धीरे धीरे जो अभी देखो, कोई चीज एक नई चीज आने लगे और वो फोर्सफुली अप्लाई करने लगे, तो क्या होगा धीरे धीरे, जो ट्रेडिशनल इंडियन वेज थे वो खत्म। मैंने बताया ना, पाठशाला वाठशाला सब खत्म हो गए। और एक और सिस्टम था भाई, इंडियन जो ट्रेडिशनल वेज थे वो तो हो गए खत्म। बट जो इंग्लिश इंग्लिश जो एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन थी वो बहुत महंगी थी।
अब इंग्लिश एजुकेशन महंगी थी तो महंगे लोग जो रिच लोग हैं केवल वही इसको कर पाएंगे। रिच पीपल, क्या गरीब पढ़ पाएंगे? सोचो, नहीं पढ़ पाएंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल कुछ सोसाइटीज, रिच सेक्शन ही उसको अफोर्ड कर पाए। बाकी लोग बाकी लोग अनपढ़ रह गए। पहले कम से कम एक ट्रेडिशनली एजुकेशन तो होती थी, घर में पाठशाला में जिसने पैसा दे दिया, नहीं दे दिया, नहीं दे दिया, ऐसे एक एजुकेशन सिस्टम चलता रहता था। टीचर्स का भी अपना गुजारा चलता रहता था। तो अभी एक प्रकार से देखा जाए तो इंग्लिश ना केवल एजुकेटेड एलाइट्स, मतलब केवल एलिट एलिट लोगों के लिए, एलिट मतलब अमीर, केवल अमीर लोगों का एक वो बन गया, सिस्टम बन गया। भाई अमीर लोग ही एजुकेशन ले सकते हैं, गरीब लोग नहीं ले सकते। और ये समझा जाने लगा भाई जिसने मॉडर्न एजुकेशन ले ली, मॉडर्न एजुकेशन क्या, इंग्लिश, वो अभी देखो जो जैसी पढ़ेगा। अगर अगर आपको पढ़ाया जाए कि हमारी हिस्ट्री ऐसे थी, हमारे सम्राट अशोक ऐसे रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे रहे हैं, हमारे बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, और ऐसे बहुत सारे असंख्य जिसके नाम भी नहीं है आज डेट में, वो सब नहीं पढ़ाए जाए और कुछ और चीज पढ़ाई जाए। जैसे इंग्लिश के बारे में, अंग्रेजों के बारे में पढ़ाई, माउंट बेटन ऐसे थे, वो लॉर्ड थे, वो ये थे, ऐसे करके पढ़ा जाए तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना कि हाँ यार ये सब चीजें, ये लोग महान थे। नहीं, अभी जब वो जो सिस्टम आया इंग्लिश, जो एक्ट आया, उसमें क्या किया, मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न एजुकेशन यानी इंग्लिश सिखाई और इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ाया जाने लगा। इंडियन लिटरेचर साफ हो गया। इंडियन के जो पुराण, जो आपके ग्रंथ वगैरह थे वो सब खत्म, आपकी संस्कृत खत्म। तो अभी वो लोग क्या करेंगे, वो यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे, और जिसके बारे में पढ़ेंगे उसी के बारे में अपने आप को सोचेंगे भाई ये यूरोप अच्छा है, यूरोप से ही आइडिया लेने लगेंगे। तो वो ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके यूरोपियन आइडिया को फॉलो करने लगे। यानी एक प्रकार से जो मैकाले ने चाहा था वही होने लगा। मैकाले यही चाहता था भाई ब्लड से और शकल सूरत से इंडियन रहे, बाकी सारे आचार विचार रहन सहन सब इंग्लिश हो जाए। वही हुआ। और पढ़े तो पढ़े, उनके विचारों को फॉलो भी करने लगे। बट इंग्लैंड इंग्लैंड के लोग जो जो ऑफिसर्स थे, वो इतने शातिर थे कि वो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अपर पोस्ट नहीं देते थे, ओनली कलरक, लोअर रैंक्स पे, केवल लोअर रैंक्स पे रखते थे, कलरक ही बना के। उनका मेन मकसद ही ये था, इनको कलरक बनाओ बस। मैकाले चाहते ही ये थे कि कलरक बनाओ, ओनली माइनर ऑफिशियल्स, हायर पोस्ट पे नहीं जाएंगे चाहे कितना पढ़ लो। चाहे एक अंग्रेज कितना बेवकूफ है, कितना अनपढ़ है, वो उस उनके ऊपर ही काम करेगा। ये मैंने पहले भी बताया आपको। और दूसरा इनका जो वेस्टर्न वेज इन्होंने अपनाना स्टार्ट कर दिया लिविंग में, वो वेस्टर्न कपड़े पहनना, सूट बूट पहनना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनका मार्केट, लग्जरियस आइटम का मार्केट इंडिया के अंदर और ग्रो हो गया, और बढ़ गया, इनका सामान और बिकने लगा, और बिकने लगा, हमारे यहाँ से पैसा जाने लगा बाहर, और पैसा बाहर जाएगा, इंग्लैंड रिच होता गया, हम कमजोर होते गए, हमारी जीडीपी गिरती गई। तो अभी हमारे यहाँ पे इकोनॉमी का इशू क्रिएट हो जाएगा। अब उस टॉपिक का नाम है रीशेपिंग इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टू सर्व इंपीरियल नीड्स। भाई थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका रेड कलर करते हैं। रीशेपिंग, भाई जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जो सर्व इंपीरियल नीड्स, मतलब जो इंपीरियल मतलब जो अंग्रेजों की नीड्स था, वो उसने कैसे रीशेप किया हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। इसके बारे में करते हैं। तो ब्रिटिश का मकसद था केवल और केवल अपनी भलाई चाहना, इंडिया की भलाई के बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके, वो चाहते थे, इंग्लिश में बोलेंगे, दे British were designed to effectively foster the growth of British interest in India. Only policies are making for that. पॉलिसीज केवल और केवल उसी चीज के लिए बनाई जाती थी कि वो अपने इंटरेस्ट मतलब केवल अपने फायदे के लिए वो काम करते थे। तो मेन crux is that the company's commercial policies was propelled by the need of British industries.
मतलब जो पॉलिसीज बनाई जाती, क्रक्स क्रक्स मतलब मेन पॉइंट ये था कि केवल और केवल ब्रिटिश इंडस्ट्री की नीड को पूरा करने के लिए ही पॉलिसीज बनाई जाती थी। और उनका दूसरा एम ये भी था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होना चाहिए। और जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हुआ है उस सामान को इंडिया में एज ए सप्लायर के तौर पे, बेसिकली इंडिया को एक मार्केट के तौर पे देखा जाने लगा और इंडिया से रॉ मटेरियल सप्लाई होने लगा। बस यही काम चलता था। अब ये बताओ, हमारे यहाँ कुछ बनेगा ही नहीं, हमारे यहाँ से बिकने के लिए कुछ बाहर जाएगा ही नहीं, तो क्या पैसा मिलेगा? नहीं। हमारे यहाँ कोई सामान बेचना है, हम उसको क्या करें? पैसा देंगे। वो पैसा आएगा कहाँ से? भाई जो जमा पूंजी है लोगों के पास, सोना चांदी जो भी पहले था, उसको बेच बेच के। हमारे पास यहाँ तो अकाल पड़ रहे थे, पैदा ही कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, पैदा भी हो रहा था तो कंपनियां सिर्फ उसके ऊपर टैक्स बहुत लगा रही थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने टैक्स पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। और अपने फायदे के लिए, जैसे मैंने बात करी कि नील की खेती करवा रहे हैं कहीं पे, कहीं पे जैसे कुछ और अलग स्पेसिफिक, जैसे जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वही खेती कराएंगे, उसके अलावा वो कुछ और नहीं। प्रेशर, फोर्सफुली। ऐसे नहीं कि भाई नहीं आप ये इसको करो हम पैसा देंगे, नहीं, फोर्सफुली आपको ये करना है और इतना टैक्स देना है। ओके। बट एक चीज रही, एक चीज जो अच्छी बात रही, इसको जैसे हम आज की डेट में जो हम रेलवे सिस्टम को देखते हैं, रेलवे नेटवर्क को देखते हैं, रेलवे नेटवर्क ब्रिटिश की देन है, अंग्रेजों की देन है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक प्रकार का हमारा, ये सोच लो ये गिफ्ट था हमारे लिए, रेलवेज को एज ए गिफ्ट। बट इसमें भी इनका एक मकसद था। ये अभी क्या था, जब तक रेलवे नहीं आया था तो कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को, जैसे मिड ऑफ इंडिया, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल एमपी से लेके जाना है, या फिर फॉर एग्जांपल यूपी के किसी पूर्वी छोर से लेके जाना है, यानी ईस्ट यूपी से लेके जाना है, तो उसको बंदरगाह तक यानी पोर्ट तक ले जाने के लिए, क्योंकि सामान कहाँ से जाता था? पोर्ट से जाता था। पोर्ट में शिप में जो बड़े बड़े जहाज थे उनमें लोड होके वो फॉरेन में चला जाता था। तो वहां तक जाने के लिए ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत कम था। सड़कें नहीं थी, बारिश होती थी तो कच्ची सड़कें थी, और ऐसे कोई बड़े ट्रंक वगैरह ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं था, रेलगाड़ी थी नहीं, और बड़े बड़े कुछ ऐसे सिस्टम होते नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेल की पटरी बिछाना स्टार्ट कर दिया, जो मिड इंडिया है वहां से, और जो पोर्ट है वहां तक रेल की पटरी, ताकि रेल के अंदर सामान डालो, जल्दी वहां से पहुंचे, और वहां से वो लोड होके कम खर्चे में लोड होके फॉरन इंग्लैंड में पहुंच जाए, और इंग्लैंड से वही सेम सामान फर्निश्ड माल, फर्निश्ड मटेरियल बनाएंगे और इंडिया में बेच देंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा। तो मेन मकसद था वो। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लिए एक प्रकार का गिफ्ट था। ओके। ये चीज इसमें मेंशन है। और इस रेलवे सिस्टम से मैंने बताया ना, इस रेलवे सिस्टम से इन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग इंडियन ट्रेड सेंटर थे उनको कनेक्ट कर दिया। अभी हर सेंटर, जैसे मद्रास रेलवे, इससे क्या हुआ, जो साउथ इंडिया का जो क्लोथ था वो बेसिकली पोर्ट तक पहुंचने लगा। ठीक है। और कुछ और इंडस्ट्रीज धीरे धीरे, जो लोकली तौर पे जो कहीं दूर दराज के एरिया में इंडस्ट्री बची थी, लोकल इंडस्ट्री जो हमारी बची थी वो भी खत्म हो गई। एक और था, कहीं भी रेबलियन हो जाए। अभी तो ट्रूप को पहुंचने के लिए, जो सैनिक थी, सैनिक टुकड़ी थी, उनको पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता था। बट रेल आ गई, अभी उनको आसानी से पहुंचाया जा सकता था। तो अभी कहीं भी रिवोल्ट होगा या कहीं भी वार के उसमें पार्ट लेना है तो ये आसानी से अपनी सेना को वहां भेज सकते थे। एक तो सामान, लोकल, जो दूर दराज एरिया थे, जो फार डिस्टेंस पे जो एरिया थे, उनको कनेक्टिविटी मिल गई पोर्ट के साथ में। वो कलकत्ता के साथ में, नॉर्थ में जैसे, नॉर्थ नॉर्थ में कलकत्ता के साथ कनेक्ट हो गया, मुंबई बॉम्बे के साथ कनेक्ट हो गया, इधर आपका जो साउथ है वो साउथ कालीकट वगैरह इधर कनेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली जो फार एरिया थे रेलवे से वो कनेक्टिविटी बन गई, और उसमें कई काम करे इन्होंने, सामान, कच्चा माल और सैनिक। ठीक है। मेन मकसद उनका वही था, सामान ले जाना। तो इस प्रकार, और
यहाँ पे एक और मेन खास बात थी, जो ये रेल स्ट्रक्चर बनाए जा रहे थे ना, रेल पटरियां जो बनाई जा रही थी, ये पैसा कहीं बाहर से नहीं आ रहा था, इंडियन के टैक्स से ही बन रहा था ये टैक्स, भारी टैक्स। और यहाँ पे जो मजदूर थे वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे थे, इंडियंस ही थे। इनको भूखे प्यासे वहां पे, चाहे कैसा भी एरिया है, कैसा भी वो है, इनको बेसिकली वो बनाना ही था। और अ, अभी रेल बन गई, दूर दराज के एरियो में भी ट्रेन जाने लगी, तो जो फर्निश्ड माल आएगा वो भी यहाँ जाएगा, यहाँ भी बिकेगा। अब ये लोग बचे हुए थे अंदर कहीं पे, यहाँ तक कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, अब यहाँ भी ये सामान जाने लगा, यहाँ भी सामान बिकने लगा, तो इनकी मार्केट और बढ़ गई। तो मार्केट बढ़ाना भी इनका मकसद था। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इनके मकसद क्या क्या थे भाई? रॉ मटेरियल, दूसरा मार्केट बढ़ाना, तीसरा ट्रूप्स, सेना को लेके जाना, चौथा जो इनके सेंटर थे ना, ट्रेड सेंटर थे, उनकी आपस में कनेक्टिविटी बनाना, ताकि इससे नहीं तो उससे। तो इस प्रकार कुल मिला के देखा जाए, रेलवे ने और टेलीग्राफ ने मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को और आर्मी स्ट्रक्चर को और अच्छा बना दिया, और सारा टैक्स जाता था इंडिया से, कहीं बाहर से, ये अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाते थे। तो यहाँ क्वेश्चंस है कुछ, आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो। बिफोर 18th सेंचुरी इंडिया वाज रिनाउंड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन टेक्सटाइल। तो भाई बिफोर 18th सेंचुरी था ही, 19th सेंचुरी में शार्पली ब्रिटिश इंपोर्ट डिक्लाइन, इंडियन एक्सपोर्ट रोज गल था ही तो, and Indian possessed well organized system of local self governance since ancient time। ये ट्रू है भाई, पहले रहता सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम था, पंचायत सिस्टम था, वो सारे मसौदे, सारे मसले वही संभालते थे। ब्रिटिश एनकरेज एजुकेशन इन पाठशाला, ये नहीं, ये क्यों एनकरेज करेंगे, पाठशाला को तो बंद कर दिया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे वाज प्राइमली मीant टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी, नहीं, कोई मकसद नहीं, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट थोड़ी करना था। आप समझ पा रहे हो? मैंने एक पेज पढ़ाया, उस पेज में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, आपको पता चल रहा है ना? अंडरस्टूड? अभी नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स चैलेंजिंग कॉलोनियल अथॉरिटी। भाई अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट बेसिकली कुछ ऐसे मूवमेंट चालू हो गए अभी इंडिया के अंदर, क्योंकि देखो हमारा कंट्री जो रिच कंट्री था, यहाँ से धीरे धीरे माल मटेरियल निकाला जाने लगा, लोग गरीब होते चले गए, और लोगों को लेबर के तौर पे लोगों ने अपने काम धंधे, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी है कि लोग ना, जैसे जो पोल्ट्री बनाते थे, उनसे वो काम छुड़वा के उनसे खेती करवाना या कहीं मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया, उनका लोकल अपना काम खत्म हो गया। इस प्रकार ना बेसिकली धीरे धीरे करके इन्होंने अपना पूरा प्रॉपर वास्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री सुप्रीमेंसी स्थापित कर ली इंडिया के अंदर। और ये पता क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि भाई ये ऐसा सन है जो कभी सेट नहीं होगा, मतलब इतना इनको घमंड हो गया था कि भाई ये नहीं जाने वाले हैं करके। बट एक विद्रोह की चिंगारी तो उठती ही है, विद्रोह तो होता ही है, और लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि ये तो ना अनवांटेड गेस्ट हैं, ये तो अनवांटेड गेस्ट हैं, और ये तो फॉरन, यही फॉरनर हैं। लोगों के अंदर ना एक सेल्फ वो भावना जागृत हो गई थी, मतलब आपकी पेट्रोटिज्म की भावना जागृत हो गई थी, भाई हम देसी हैं, हम इस देश के निवासी हैं, ये तो है नहीं, ये तो गेस्ट हैं, इनको भगाओ यहाँ से। और ये जो विद्रोह था, ये जो रेजिस्टेंस था, ये नॉट ओनली हायर जो तबके के लोग थे, जैसे आपके जमींदार या फिर कोई प्रिंसली स्टेट के जो राजा, वो, बल्कि जो छोटे किसान लेवल से लेके लेबर लेवल से लेके सब में ये रेबलियन रेजिस्टेंस की भावना आ गई थी। विद्रोह, रेजिस्टेंस मतलब विद्रोह की भावना आ गई थी। सब सब ना जो इंग्लैंड की जो पॉलिसीज थी, उनका अपोज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पॉलिसीज क्या क्या थी, वही मैंने बताया ना, हैवी टैक्सेस थे, एक्सप्लोटेशन था, ठीक है, कोयले की खान में जबरदस्ती काम कराया जाता था, या फिर सोना जबरदस्ती निकाला जाता था, ठीक है। तो ऐसे ना बहुत सारे विद्रोह हुए, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस स्टार्ट हुए। अभी ये रेजिस्टेंस मूवमेंट अर्ली, इनको बोलते हैं अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट।
इसमें सबसे पहले एक एक हुआ है सन्यासी फकीर रेबलियन। भाई सन्यासी फकीर रेबलियन क्या था? देखो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये भी एक अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट था जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था। और ये कहां पे हुआ? ये मेनली हुआ बंगाल में। और 1763 से 1800 के आसपास, 1763 और 1800 के बीच में, लगभग लेट 18 सेंचुरी के बीच में ये विद्रोह बंगाल में हुआ। क्योंकि देखो, मैंने बताया था कि बंगाल में ना अकाल बहुत पड़े थे। और ये 1770 में जो फेमाइन आया था बंगाल का, उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिलीफ के लिए कुछ काम ही नहीं किया, कोई ऑफर नहीं किया, कुछ लोगों के भलाई के लिए कोई काम ही नहीं किया। बट इसके अलावा उन्होंने और ज्यादा हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए। भाई, एक तो अकाल पड़ गया, लोग भूखे मर रहे हैं, फिर टैक्स और बढ़ा दो। लोगों के पास, मान लिया लोगों के पास 10 केजी अनाज हुआ, पहले 5 केजी देते थे, अब बोला कि नहीं 8 केजी दोगे। लोगों के पास बचा क्या? 2 केजी, 2 केजी में क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे? सो जो सन्यासीज थे हिंदू, जिसको जैसे सन्यासी आज के टाइम पे जैसे हम बोलते सन्यासी यानी बाबा लोग जो वगैरह हैं वो, और फकीर मुस्लिम, ये हिंदू और ये मुस्लिम्स थे। एस एस टी सिक्स, जो बेसिकली हमारे धर्मगुरु लगा लो एक प्रकार से। ये क्या करते थे? बंगाल में ना ट्रैवल करते थे, एक पिलग्रिम से दूसरे पिलग्रिम, और चैरिटी फंड, मतलब इधर उधर जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको क्या किया, ब्रिटिशों ने क्या किया, अब ये जाते थे, कभी उधर हेल्प कर दी, कभी उधर हेल्प कर दी। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सॉरी, मतलब तुम जाओगे नहीं। क्योंकि अ, ब्रिटिश ने ना न्यू लैंड और टैक्स पॉलिसीज अपनाई थी। अब ये उनका विरोध करते थे, तो इन्होंने क्या किया, इनके मूवमेंट का विरोध कर, भाई ये जाके लोगों को भड़काएंगे, इनको इनके मूवमेंट को बंद करो भाई। सन्यासी और जो फकीर बाबा थे, उनको बंद करो भाई, इनको जाने मत दो यहाँ से। क्योंकि उनको खतरा था कि भाई ये ना एक प्रकार की धार्मिक भावना फैलाएंगे, हिंदुओं में भी और मुस्लिम्स में भी, और सब रेबलियन हो जाएंगे। और सब में अगर ये रेबलियन की भावना आ गई, तो फिर हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने फकीर के ऊपर स्ट्रांगली रिस्ट्रिक्शंस, फकीर और सन्यासी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इन रिस्ट्रिक्शंस का विरोध इन्होंने किया, तो इनके अंदर भी एक रेबलियन की भावना आ गई। तो लगभग इन्होंने 30 साल रेबल के तौर पे ब्रिटिश ट्रेजर और टैक्स कलेक्टर के ऊपर अटैक किया इन्होंने। और ये अकेले नहीं थे, इन्होंने फार्मर के साथ मिला, लोकल पीपल के साथ मिले, जमींदार। जब ऐसे करे ना, अब क्या, क्योंकि देखो सन्यासी थे, फकीर मुस्लिम, मुस्लिम के बाबा थे, और सन्यासी हमारे हिंदूज के बाबा थे। तो ये क्या करते थे ना, जाके लोगों को अगर कुछ बोलेंगे तो लोग विश्वास तो करेंगे ही। और वो एक्चुअल थी, क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे, कंडीशन ऐसी थी। तो फार्मर्स और लोकल पीपल और जमींदार को, जो जमींदार कौन थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास जमीनें थी। अब जमीन भी उनकी नाम मात्र थी ना, क्योंकि टैक्स तो सर ऊपर कोई ना कोई सरकार लेती थी, अंग्रेज ही बैठा था। ठीक है। और ये रिवोल्ट धीरे धीरे ना करके अभी बंगाल से आगे बढ़ गया, मुर्शिदाबाद में चला गया, रंगपुर और दिनाजपुर में चला गया। और ब्रिटिश का काम एक ही था, जब रिवोल्ट होगा वो फोर्सफुली उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे। उनके पास में सेना थी। इन्होंने क्या किया, उन बाबा लोगों को इम्प्रीजन कर दिया, उनको सप्रेस करने के लिए इम्प्रीजन कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। और जब लोगों को ब्रूटली जेल में डाला जाएगा, तो धीरे धीरे करके वो फाइनली, जो रेबलियन है, जो विद्रोह उठा था, वो खत्म हो जाएगा। और इसी मूवमेंट से बाद में अपने जो बंगाल के जो फेमस बंगाली राइटर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने एक नावल लिखा, आनंद मठ। आनंद मठ से ही जो आज हम वंदे मातरम पढ़ते हैं, वंदे मातरम जो गाया गया है, वो आनंद मठ से ही लिया गया है।
1882 में उन्होंने इसी मूवमेंट से इंस्पायर होके वो नॉवल लिखा। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, भाई रेबलियंस को कैसे रोका, किस किस के साथ मिले थे, आपको पता चल गया फार्मर्स के, लोकल पीपल्स के, जमींदार के साथ मिले थे। ठीक है, बंगाल में हुआ था स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे करके वो मुर्शिदाबाद, रंगपुर और दैनापुर, एक दो इनमें याद है कर लो, वहां तक पहुंच गए थे। उसको रिवोल्ट को दबा दिया, दबा, अंग्रेज कैसे दबाते थे, इंप्रिजन करके उनको फोर्सफुली जेल में डाल देते थे। ठीक है। और ये पूछा जाए कि भाई आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, उन्होंने किससे इंस्पायर होके, तो जो ये मूवमेंट था, कौन सा सन्यासी फकीर जो मूवमेंट था, उससे इंस्पायर होके इन्होंने 1882 में ये लिखा। जो वंदे मातरम सॉन्ग है, मैंने बताया ना, वंदे मातरम सॉन्ग इन इसी आनंद मठ से लिया गया है, जो आज के टाइम पे अभी एक एक्ट बन गया कि भाई अभी राष्ट्रगान की तरह ही वंदे मातरम को रिस्पेक्ट देना है। जैसे राष्ट्रगान गाया जाता है उसी समय हम खड़े होते हैं, ऐसे ही वंदे मातरम अगर कहीं चलेगा तो बच्चों आप लोगों को भी खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट देना है। ये नेशनल मूवमेंट, बेसिकली नेशनल मूवमेंट के समय भी ये वंदे मातरम गाया गया था। ये बड़ा इंस्पायरिंग वंदे मातरम हमारा है। ठीक है दोस्तों, बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आप वीडियो देखो और उसमें कमेंट जरूर डालो कि भाई हमें ये ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर दोबारा पढ़ा दो, मैं उस टॉपिक को दोबारा कवर कर दूंगा। आप अगर चाहते हो सभी सब्जेक्ट पढ़ना, सभी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको और पढ़ने हैं, कमेंट में जरूर डालो। मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें जो आपकी क्लास में जो पढ़ाई जा रही हैं, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपको पढ़ाया जाए। और आप ऐसे ही पढ़ते रहो। ओके, बाय, गुड डे।